काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देश में लगे लॉकडाउन को अब लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया है और विश्वविद्यालय एवं विद्यालय को भी खोला जा रहा है, परंतु काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोला नहीं गया है। इसलिए छात्र विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज इनका धरना तीसरे दिन भी जारी रहा और छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय के छात्र रोहित ने बताया कि डीन ऑफ स्टूडेंट के साथ चीफ प्रॉक्टर यहां आकर हम लोगों से बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है। जब तक विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता या विश्वविद्यालय नहीं खुल जाता, तब तक हम सभी छात्र यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। जी, मेरा नाम राणा रोहित है। मैं यहाँ से एमए इकोनॉमिक्स प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज कितना दिन हुआ धरना करते हुए और कौन से अधिकारी आपसे वार्ता कर रहे थे? जी, ये लगातार तीसरा दिन आज धरना का हम लोगों का है और अभी तक हम लोगों की दो दौरों की बातचीत जो है DSW से हो चुकी है। चीफ प्रॉक्टर की टीम भी आई थी, कई बार चीफ प्रॉक्टर खुद आए हैं, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी ठोस आश्वासन या फिर कुछ भी ठोस निर्णय नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ एक कोरी जो होती है बातचीत वो की जा रही है कि वो लगातार कह रहे हैं। जब हम लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को खोल दीजिए तो हम लोग को कह रहे हैं कि चेन्नई में विश्वविद्यालय खुला था तो वहाँ पे कोरोना फैल गया था। हम लोग कह रहे हैं कि यहीं 4 किलोमीटर दूर काशी विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे क्लासेज के साथ साथ छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। कई राज्यों में विधानसभा की चुनाव हुई है और आगे भी हो रही है। बाजार आप जब गेट के उस तरफ देखेंगे तो बाजार पूरी तरह समानता खुल चुका है। तो आखिर किस साजिश के तहत आप विश्वविद्यालय को बंद रखना चाहते हैं? एक ऐसे विश्वविद्यालय को जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के जो चाइल्ड होते हैं वो 60 से 70% पढ़ने आते हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी के लंका थाना क्षेत्र अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास जन्मस्थली के पास संत शिरोमणि श्री रविदास जी का मंदिर स्थित है, जहां 27 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी। इसी को देखते हुए तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। लंका थाना क्षेत्र के सिर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी के जन्मस्थली के पास संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है, जहां 27 फरवरी को उनकी जयंती मनाई जाएगी। इसी को देखते हुए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। रविदास जी की जयंती के अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां संत रविदास जी का दर्शन करने हेतु आते हैं। कोरोना काल के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आएगी। हालांकि जयंती के पहले ही सेवादारों का आना भी शुरू हो गया है। यहाँ रविदास जी के जयंती के अवसर पर बहुत बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है। वहीं इस बार पहले की अपेक्षा कुछ कम पंडाल बनाए गए हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मेरा नाम संदीप बंगड़ है ਤੇ मैं जलंधर ਤੋਂ ਆਇਆ और मेरे ਨਾਲ काफ़ी मेरे दोस्त भी ने। और ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? 27 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी जी। तो कोरोना काल भी था, कोरोना काल खत्म होने के बाद तो कैसे आप लोग मनाएंगे और इस बार भीड़ कितनी कम है? देखो जी, जैसे पहले मनाया जाता है वैसे ही मनाएंगे, पर लेकिन जो स्पेशल ट्रेन है बेगमपुरा एक्सप्रेस वो इस बार नहीं आएगी। उसकी वजह से थोड़ी संगत जो है वो कम आएगी। सेवादारों की भी संख्या कम होने की अनुमानित नो ऐसा कुछ नहीं है। सेवादार हैं जो जितने पहले आते हैं वैसे ही हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में हाल ही में शामिल हुए परमपुर गांव में शौचालय घोटाला सामने आ रहा है, जहां लाभार्थी के शौचालय को ठेकेदार से बनवाया गया है और शौचालय को ठेकेदार की तरफ से पूर्ण भी कर दिया गया है, जबकि वर्तमान समय में किसी शौचालय से छत गायब है तो किसी के दरवाजे नहीं है, किसी का पाइप सीवर की टंकी से नहीं मिलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत सेवापुरी ब्लॉक स्थित परमपुर गांव का चयन किया था। आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। इसके तहत सांसदों को 5 गांव गोद लेना था और उसका विकास कराना था। प्रधानमंत्री के द्वारा ही हाल ही में गोद लिए गए गांव परमपुर में शौचालय के घोटाले की बात सामने आ रही है। गांव की महिला शकुंतला देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री शौचालय योजना के तहत ये जमीन हम लोगों को शौचालय बनवाने के लिए मिली थी, जिस पर ठेकेदार द्वारा शौचालय बनाया गया है। शौचालय के पानी निकासी का पाइप
पाइप सीवर की टंकी से लेकिन नहीं मिलाया गया है, जिससे शौचालय अधूरा पड़ा हुआ है। किसी शौचालय की सीलिंग नहीं बनी है तो किसी के दरवाजे टूटे हुए हैं। ठेकेदार आधा अधूरा काम करके भाग गया है। शकुंतला देवी ने बताया कि शौचालय के लिए हम लोगों को पैसा नहीं मिला था। शौचालय बनाने का काम ठेकेदार ने ही किया है, वो भी अधूरा। इस पूरे मामले में बीडीसी दीपक ने बताया कि शौचालय निर्माण में जो धांधली हुई है उस विषय में प्रधान और प्रधान के ऊपर के अधिकारी ही ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। गांव में सर शौचालय में अनियमितता पाई गई है सर, जिसमें बताया जा रहा है ठेकेदार की मदद से बनाया गया है। क्या शौचालय जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आए हुए थे, लाभार्थी को स्वयं बनाना था। इसमें ग्राम पंचायत से सहयोग के लिए बताया गया था, सहयोग करने के लिए इन लाभार्थियों को। अगर अभी तो संज्ञान में आया है कि ये ठेकेदार ने बनाया है या आधे अधूरे बनाए हैं, तो इसमें ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिन आधा अधूरा बन के गया है तो उनका उसके खिलाफ, जिसने भी बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शकुंतला जी, आपके गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया, कितनी खुशी है? हाँ, खुशी तो बटला बा। कैसे पता चला प्रधानमंत्री जी ने आपके गांव को गोद लिया है? कैसे पता चला आपको कि प्रधानमंत्री जी तो हम सब कोई कहत बा तो जानत बाई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, अजय देखा गड्ढा नहीं खनल बा, शौचालय तो बनल बा, गड्ढा ना। अच्छा, गड्ढा बना। प्रधानमंत्री जी आपके गांव गोद लिए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। गांव की स्थिति क्या है और क्या क्या नहीं है जो चाहेंगे बन जाए? गांव की स्थिति तो नहीं सही है। हम लोग चाहे कि गांव की स्थिति बढ़िया बन जाए, अच्छा से हो जाए, ये सब चाहते हैं हम लोग। तो क्या क्या गांव में अभी कमी लग रही है आपके? गांव में कमी लग रही है कि पैखाना के लिए हर कमियां भी, नाला साला है, ये सब के लिए कमी भी है। बहुत से सारी सुविधाएं भी कमी है एकदम। खेल कूद का मैदान भी नहीं है, स्कूल मेरे उसमें बन गया है, अब लड़के खेल नहीं पा रहे हैं। सबसे समस्या तो यही है एकदम। वाराणसी में राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने गौरक्षा के लिए विशाल महायज्ञ किया। इस दौरान संतों ने सभी से गाय की रक्षा और उनके संवर्धन के लिए आगे आकर अपना सहयोग देने की अपील भी की। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने गौरक्षा के लिए विशाल महायज्ञ का आयोजन किया था। इस दौरान संतों ने सभी से गाय की रक्षा और उनके संवर्धन के लिए आगे आकर अपना सहयोग देने की अपील की। संतों ने कहा कि आज हमें गाय को बचाने की आवश्यकता है और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए गायों की मदद के लिए आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर गाय नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रह सकते। गाय से ही सबकी रक्षा होती है। गाय का दूध अमृत के समान होता है, उसे पाने के लिए हमें गाय को सुरक्षित रखना ही होगा। स्थान पे और किस निमित्त यज्ञ किया गया? ये मां नक्तेश्वरी आश्रम जो है, सिद्धपीठ जो है, विराट महायज्ञ जो है, गौ हत्या बंदी हेतु जो है यज्ञ जो किया गया है। ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि संत समाज इकट्ठा होकर गौ हत्या की बंदी के लिए यज्ञ करना पड़ गया? इसलिए कि गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है जो है, और उनका जो है लोग जो है अपमान कर रहे हैं जो है। कौन लोग? अरे हम ही आप कर रहे हैं, जिसके पास है वही दूध लेकर के छोड़ दे रहा है जो है। हाँ, तो सरकार तो ये कहती नहीं कि आप दूध लीजिए और छोड़ दीजिए। हाँ, तो इसमें तो कमी हम ही आपका है, मगर एक तरह से हत्या हो रही है जो है गौ माता की। जी, किस निमित्त अनुष्ठान किया गया? यह हिंदू धर्म जो है वो है एक सनातन धर्म, और सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म, इसका पहले जैसे कोई मकान वो पिलरों पर खड़ा रहता है, टिका रहता है, उसी तरह से हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म के 7 पिलर हैं, 7 स्तंभ हैं जो आप फोटो में देख रहे हैं। सबसे पहला पिलर है गाय, अर्थात हिंदू धर्म सनातन धर्म को जड़ मूल से खत्म करने के लिए, जड़ मूल से गाय को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। कौन कर रहा है? भारत सरकार, गोहत्यारी सरकार, हमारी प्यारी सरकार, गोहत्यारी सरकार। इन्होंने तो कहा था हमने, मैं जानता हूं कि शुरू से जब से भारत आज़ाद हुआ है, समझे नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं माना कि हम आज़ाद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से, और लोग भले आज़ादी बने, लेकिन वास्तव में हम गुलाम आज भी हैं और उससे ज़्यादा बने, क्योंकि जब मुस्लिम शासन आया तो बहुत गाय बल कटता रहा, लेकिन जो है फिर जो है अंग्रेजों के शासन।
देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वहां की प्रदेश सरकारों की ओर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके बाद से ही वाराणसी में लॉकडाउन लगाने की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। इस संबंध में जब जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया गया तो वहां से ये स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन में कोई भी नया नियम वाराणसी के लिए जारी नहीं हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि 1 सितंबर 2020 को प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकानों को खोलने के लिए जो गाइडलाइन दी गई थी वो यथावत आज भी जारी है। ये गाइडलाइंस हफ्ते के 7 दिन के लिए मान्य है। दुकानदार सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ही अपनी दुकानें खोल सकते हैं। आपको बता दें कि बीच में नवरात्रि, धनतेरस और दीपावली इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर कुछ इलाकों में दुकानों को खोलने के समय में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन वो भी केवल त्योहारों तक के लिए ही मान्य थे। जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से बताया गया कि जनपद में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के लिए कोई भी नया निर्देश शासन स्तर से नहीं आया है। 1 सितंबर 2020 की गाइडलाइन जिसमें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकानों को खोलने का नियम बनाया गया था वो आज भी जारी है, जिसका कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 हेतु जारी गाइडलाइंस का पालन भी कड़ाई से कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शिवपुरवा स्थित एक बस्ती में स्वच्छ काशी सुंदर काशी अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा गया है, लेकिन इसके विपरीत एक डॉक्टर खुलेआम इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। तो आइए देखते हैं इस पर डैनकाशी की एक रिपोर्ट। वाराणसी के शिवपुरवा स्थित एक बस्ती में स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ एक डॉक्टर के माध्यम से छोटे छोटे जानवरों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि कचरे के ढेर में इंजेक्शन, खून से लथपथ रुई और बहुत सारे मेडिसिन कचरे के ढेर में फेंके गए हैं, जहाँ पर गाय कुत्ते आते हैं और उसी कचरे में से सब्जियों के छिलके निकाल कर खाते हैं। तो क्या ये उन जानवरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा नहीं है? जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा देश पिछले 1 वर्ष से कोरोना जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है। उसी बीच ऐसी घटना क्या किसी नई बीमारी को दावत देने जैसा नहीं है? इतनी बड़ी लापरवाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में की जा रही है, परंतु इस पर न तो नगर निगम के अधिकारियों का ही ध्यान जा रहा है और न ही प्रशासन का। आपका नाम क्या है? शंकर बिंद। कहाँ के निवासी हैं? शिवपुरवा। यहाँ पे जो इतने कूड़े मौजूद है, सिरिंज मौजूद हैं, कौन फेंकता है ये सब? ये बगल में डॉक्टर का यह है और सब किराएदार हैं यहाँ पर। मकान मालिक नहीं फेंकते हैं। हाँ। मगर मकान मालिक जो किराएदार रखे हैं वो आकर यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं और उनको बोला जाता है तो लड़ाई करते हैं। पुलिस को बताने के लिए भी हम लोग को डराते हैं। हाँ। इसलिए हम लोग भाई डर के नहीं बोलते उन लोगों को, फेंकते हैं। और बगल में सामने में वो है, देखिए खेलने वाला है, उसमें टाली खड़ा है, ठेला खड़ा है, वो खेलने वाला है बच्चों का, फिर भी उसमें काम होता है और इसमें कोई नहीं आके बोलता है। अब अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग को पुलिस आकर बोलेगा। कचरे में उसमें सिरिंज वगैरह ब्लड से रुई लगे हुए थे, फेंके हुए थे, और आपका भी वीडियो भी है जो कि आप कचरे वहाँ फेंकते हैं। इसके विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? कूड़ा दाना था, कूड़ा में फेंक दे देते, लेकिन अब अचानक एक बार फेंक दिए तो वही हो गया। अच्छा, इधर सबका यही पर रहता है, लेकिन ये है कि नजदीक है तो बदनामी करने के लोग बोलते हैं ये इन्हीं का है। सबका वो करते होंगे, लेकिन जो वीडियो में आ गया, जो साक्ष्य रूप से आ गया, वीडियो ये है कि कुछ लोग चीड़ किए होंगे, अपना चलो किसी तरह वो निकाला जाए। नहीं, चीड़ के किए होंगे, जरूर किए होंगे, लेकिन वीडियो में तो आप ही हैं, कूड़े फेंकते हुए तो आप ही हैं। आप भी डॉक्टर हो के ऐसे नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? वाराणसी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत ग्रामीण पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन के निर्देशानुसार कपसेठी थाना प्रभारी राजू दिवाकर ने हमराहियों को साथ लेकर बरकी स्कूल के पास चेकिंग कर रहे थे कि तभी कपसेठी पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 2 अभियुक्तों को बरकी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया।
पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी जगदीश काली रमन के निर्देशानुसार कपसेटी थाना प्रभारी राजू दिवाकर हमराहियों को साथ लेकर के बरकी स्कूल के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी सामने से आ रहे बाइक पर 2 लोग सवार थे। पुलिस को देख पीछे बैठा एक युवक भाग निकला, जबकि बाइक चालक प्रदीप यादव को मौके से ही हिरासत में लेकर पूछताछ करते हुए बाइक का कागजात मांगा गया तो अभियुक्त ने बाइक चोरी की होने की बात कही। उक्त युवक के निशानदेही पर बेचे गए बाइक को 19 वर्षीय आयुष सिंह को उसके घर से खरीदे गए चोरी की बाइक के साथ हिरासत में लेकर के विधिक कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया। क्षेत्राधिकारी बड़ागांव जगदीश काली रमन ने बताया कि बरकी के पास बाइक से 2 युवक आ रहे थे। पुलिस को देख पीछे बैठा बाइक सवार भाग गया और मौके से बाइक चालक को पकड़कर पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि बाइक बेचने के लिए वो दोनों भदोही जा रहे थे। वहीं उसके निशानदेही पर एक युवक और 3 बाइक बरामद कर लिया गया है। ये आपराधिक किस्म के हैं। इनका एक संगठित गिरोह भी है जो वाराणसी से वाहन चुरा करके देहाती इलाकों में कम दामों पर बेचता है। क्या मामला है, कुछ गिरफ्तारियां हुई है, क्या मामला है सर? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी महोदय के कुशल निर्देशन में जो वाहन चोर हैं उसी के लिए टीम गठित की गई थी और थाना कपसेठी की पुलिस टीम ने लगातार जो है सूचनाएं मिल रही थी कि वाहन चोर यहाँ पे आके गाड़ी बेचने की सूचनाएं मिली थी। उसी क्रम में हमारी जो कपसेठी पुलिस टीम थी वो बरकी इंटर कॉलेज के पास खड़ी थी और ये था कि कछवा रोड से कोई मोटरसाइकिल आएगी जो बेची जाएगी, भदोही की तरफ जाएगी। उसी क्रम में जब एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी तो हमारी जो पुलिस टीम थी कपसेठी की उसके द्वारा मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया तो उसी मोटरसाइकिल पे से एक व्यक्ति उतरकर भागने में सफल हुआ और एक व्यक्ति को मौके पे से पकड़ा गया। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन के बिना काशी दर्शन पूरा नहीं होता। भक्त अपनी अर्जी बाबा काल भैरव के समक्ष लगाते हैं और रोग, दोष और भय से मुक्ति की कामना करते हैं। मंगलवार की भोर में बाबा ने अपना कलेवर छोड़ दिया। मान्यता अनुसार बाबा अपना कलेवर तब छोड़ते हैं जब किसी क्षति को खुद पर लेते हैं। सुबह मंदिर प्रांगण से लेकर गंगा घाट तक घंटे, घड़ियाल, डमरू और शंखनाद की ध्वनि गूंजने लगी। भोर में करीब 4 बजे आरती के बाद जैसे ही मंदिर का पट भक्तों के लिए खुला, बाबा ने कलेवर छोड़ दिया। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और काल भैरव के जयकारों से गूंजने लगा। तुरंत ही भक्तों के दर्शन पर रोक लगाते हुए मंदिर का पट बंद कर दिया गया। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने बताया, सुबह बाबा के भारी भरकम कलेवर को लाल कपड़े में बांधकर कंधे और सिर पर उठा करके गंगा घाट की ओर हम लोग बढ़े और मंदिर महंत परिवार के सदस्यों के साथ भक्तगण भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। डमरुओं की निनाद, शंखनाद और घंट घड़ियाल की ध्वनि के साथ ये यात्रा निकाली गई। पंचगंगा घाट पहुंचकर विधिवत पूजन के बाद बाबा के कलेवर को गंगा में प्रवाहित किया गया। दोपहर में बाबा का पुनः सिंदूर और देशी घी से लेपन किया गया। मंदिर व्यवस्थापक महंत नवीन गिरी ने बताया, बाबा ने करीब 14 वर्ष पूर्व आंशिक रूप से और करीब 50 वर्ष पहले 1971 में पूर्ण रूप से कलेवर छोड़ा था। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इंसान अपने कपड़े को बदलता है, उसी प्रकार बाबा भार ज्यादा होने पर अपने कलेवर यानी अपने कपड़ों को बदलते हैं। यही मान्यता है कि जो हमारे बड़ों ने हमें बताई है। शोभा यात्रा में पुजारी संतोष पांडे, रमेश उपाध्याय, अमित शर्मा, अभिषेक पांडे इत्यादि लोग शामिल रहे। काल भैरव मंदिर व्यवस्थापक पंडित नवीन गिरी। नवीन जी, किस तरह से बाबा ने कलेवर छोड़ा, क्या इतिहास था इसका, क्या है? बाबा जैसे लोग अपना वस्त्र बदलते हैं उसी तरह बाबा अपने शरीर पे जो सिंदूर और ये सब का लेप होता है वो एक कलेवर कहा जाता है। बाबा इसको तभी छोड़ते हैं जब देश के ऊपर या प्रदेश के ऊपर या शहर में कोई बड़ा विपत आने वाला होता है तो बाबा अपने कलेवर को बदलते हैं और एक संकेत देते हैं कि कोई बड़ा विपत था जो टल गया। क्योंकि ये हमारे बड़े जो पहले मंदिर में हम लोगों के दादा परदादा थे उन्होंने बताया था। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि हमेशा ये घटना घटती है, ये 15 साल, 20 साल, 25 साल के बाद एक कभी भी ये घटना घट सकती है। और ये आप कभी भी इसका इतिहास उठाइएगा तो आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का उसमें वो मिलेगा। उसी तरह ये 14 साल बाद बाबा काल भैरव ने ये कलेवर को बदला और इसके पहले भी
आर्थिक रूप से कलेवर को हमेशा बाबा बदलते रहे हैं, पर इस साल जो बाबा ने कलेवर बदला, इसमें एक बहुत बड़ा संकेत था कि कोई बहुत बड़ा विपद था, क्योंकि संपूर्ण कलेवर यानी पूरा वस्त्र बदलना ये हमेशा नहीं होता है। आंशिक रूप से कलेवर को वो छोड़ते हैं, वो एक संकेत देते कि ये कष्ट हो रहा होगा, ये खत्म हो गया। पर इस साल पूरा, ये 50 साल बाद ये हुआ है। ये 1971 में ऐसा हुआ था। आप उस समय वहाँ के मैजिक ले लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या बात है। उसी तरह ये 2020 में बाबा ने अपने पूरे संपूर्ण कलेवर को बदला। एक संकेत है कि कोई बहुत बड़ा आफत या किसी बहुत बड़ा चीज़ जो विपद था भारत पे या देश के ऊपर या प्रदेश के ऊपर, वो खत्म, वो टल गया। बाबा उसे अपने ऊपर, क्योंकि ये शिव के अवतार है, ये शिव रुद्र है। ऐसा नहीं कि सिर्फ काशी के ही कोतवाल हैं, ये विश्व के भगवान हैं। और जो भी यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने गया, एक भी ऐसा केस नहीं आया कि किसी को उस विपत्ति का सामना करना पड़ा हो। पूरे मंदिर के परिवार या अगल बगल का कोई परिवार है, कभी भी ऐसा विपत्ति, क्योंकि बाबा का जो दर्शन करने वाला आदमी होता है उसके ऊपर कोई विपत्त आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये काल के देवता है। और जो काल का देवता हो उसका अगर आप दर्शन करते हो तो आपके ऊपर विपत्त कहाँ से आ सकती है। ये बाबा का चमत्कार है। और बाबा हमेशा लोगों का भला के बारे में सोचते हैं। यही हम लोग भी बाबा से हमेशा यही कामना करते हैं कि बाबा आप जो भी विपत्त हो वो दूर करिए। विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत तिलभांडेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस कथा के आयोजन का उद्देश्य मानव को जीवन जीने का उद्देश्य प्रदान करना है। वाराणसी के तिलभांडेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य था कि मनुष्य को इस संसार में अपने आने का उद्देश्य ज्ञात हो सके और मनुष्य अपने जीवन जीने के तरीके से अन्य सभी लोगों को एक सकारात्मक संदेश भी दे सके। ये कार्यक्रम 22 फरवरी से आरंभ हुआ है और 1 मार्च को इसकी पूर्णाहुति होगी। इस कथा प्रांगण में भेलूपुर, सोनारपुरा, लहुराबीर, मैदागिन, गोदौलिया से लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए तिलभांडेश्वर मंदिर में आ रहे हैं। तो बंधुओं, राजा परीक्षित ने कलयुग के अंदर एक गुण देखे। वो गुण क्या था? हरे नाम और परिचय। मेरा नाम विष्णु पांडे है। कि आज ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये तिलभांडेश्वर प्रांगण मंदिर में आयोजित किए गए हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह विगत कई वर्षों से चले आ रहे हैं, मानव को मानव जीवन जीने का एक संदेश देने का यह उद्देश्य है। इसीलिए यह आयोजन किया गया है तिलभांडेश्वर मंदिर प्रांगण में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोलने के लिए छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में बीएचयू के कुलपति के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि 20 दिसंबर सन 2021 को एक बैठक की गई थी जिसमें विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खुलवाने की चर्चा हुई थी। इस विज्ञप्ति पर छात्रों का कहना है कि क्या कुलपति भविष्य में जाकर बैठक करते हैं। इसी विरोध में उन्होंने विज्ञप्ति की प्रतियां जलाते हुए विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर विगत 2 दिनों से छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल देर रात कुलपति के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाती है जिसमें लिखा गया था कि 20 दिसंबर 2021 को छात्रावास और विश्वविद्यालय खोलने को लेकर एक बैठक की गई थी और आज उसकी प्रतियां धरने पर बैठे छात्रों ने जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने कहा कि लगता है नशे में कुलपति द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई थी और नशे में ही उन्होंने बैठक भी कर ली भविष्य में जाकर के। लगता है विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश भटनागर साल भर पहले ही भविष्य लिख देते हैं। जी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आशुतोष कुमार। किस तरह का विज्ञप्ति जलाए हैं? विज्ञप्ति में ये देर शाम विज्ञप्ति जारी किया गया था। जब से हम लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से उलूल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
उन्हीं उलूल जुलूल प्रतिक्रियाओं की कड़ी में एक देर शाम एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें तमाम भ्रामक जानकारियां दी गई थी और कन्विंस करने की कोशिश की गई थी और ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई थी कि हमारे जो वीसी हैं वो छात्र हित के बड़े हितैषी हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि किस स्तर की संवेदनहीनता है। उसमें ये लिखते हैं कि विश्वविद्यालय खुलवाने के संदर्भ में कुलपति ने 10 दिसंबर 2021 को बैठक बुलाई थी। मतलब बताइए, फरवरी चल रहा है, ये भविष्य में कूद कर बैठक कर रहे हैं। एक गाना है, कोई लेटेस्ट आया है कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो न जाने कौन सा ये नशा करते हैं और नशा करके विज्ञप्ति जारी करते हैं और कहते हैं कि हम 2021 में दिसंबर में जाके बैठक किए थे। तो ऐसे शर्मनाक और बेहुदे विज्ञप्ति को हम लोग जलाकर अपना प्रतीकात्मक विरोध जताए हैं। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत सरैया स्थित इमामबाड़ा के मैदान में एक शटर बंद दुकान के अंदर निवास कर रहा एक व्यक्ति काफी दिनों से अवैध गैस रिफिलिंग का गोरख धंधा कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोरख धंधा का भंडाफोड़ करते हुए छापेमारी की। छापेमारी में कुल 104 बड़े छोटे गैस सिलेंडर मौके से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया सरैया इमामबाड़ा स्थित इकराम नामक व्यक्ति गैस रिफिलिंग का कार्य चोरी छिपे कर रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई और जिलाधिकारी के आदेश पर एक टीम गठित करके सरैया इमामबाड़ा भेज दिया गया। टीम में जिला आपूर्ति अधिकारी दीपक कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी पृथ्वीराज, सप्लाई इंचार्ज श्याम मोहन के अलावा क्षेत्राधिकारी चेतगंज, जैतपुरा थाना प्रभारी शशि भूषण राय, एसआई दयाशंकर यादव, राकेश राय के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया इकराम नामक व्यक्ति बहुत दिनों से गैस रिफिलिंग का कार्य चोरी छिपे कर रहा है, जिसमें हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है और जिलाधिकारी के आदेश पर 3 जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन सिर्फ सरैया में कामयाबी हासिल हुई। इसमें 104 छोटे बड़े गैस सिलेंडर्स के अलावा बड़े से छोटे सिलेंडर में गैस भरने का उपकरण भी बरामद हुआ है। किस लिए यहाँ पास आप लोग आए हैं? आज कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है। इन सारी चीज़ों को सीओ साहब, एसओ साहब, इन सब लोगों से हम लोगों ने शेयर किया और एक जॉइंट ऑपरेशन आज पूरे सरैया पुलिस चौकी के आसपास के इलाकों में हम लोगों ने चलाया और 3-4 जगह छापेमारी की गई, जिसमें एक जगह हम लोगों को भारी मात्रा में मिला। बाकी 2 जगह हम लोगों को कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाई, लेकिन हमारी लगातार उन पर सतर्क दृष्टि रहेगी और भविष्य में हम लोग इस तरह के ऑपरेशन करते रहेंगे। सीओ साहब, पूरी प्रकरण विस्तार पूर्वक कृपया बताएं। जैसा कि काफ़ी सूचना दिनों से आ रही थी कि सरैया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध और गलत तरीके से सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज डीएसओ साहब और मैं स्वयं और इनकी पूरी टीम और हमारे इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी सभी ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया। उस प्रयास में 3 जगह छापे मारे गए और उस छापे में एक जगह हमें सफलता मिली है, जहां पे काफ़ी बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे गए थे और उनसे रिफिलिंग की जाती थी और रिफिलिंग करने वाले सामान और उपकरण भी हमें बरामद हुए। मीरापुर बसही में नगर निगम एवं जल निगम की लापरवाही के कारण जल लीकेज होने की वजह से खराब हो रही सड़कों के विरोध में मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा और व्यापारियों ने सारी समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया और समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। मीरापुर बसही उद्योग व्यापार मंडल समिति के अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर नगर निगम, जल निगम और जलकल विभाग के द्वारा मीरापुर बसही व्यापार मंडल क्षेत्र में जल लीकेज की वजह से खराब हो रही सड़क व दूषित पानी पीने को मजबूर क्षेत्रीय नागरिक और व्यापारियों की समस्या एवं इन विभागों द्वारा एक दूसरे पर काम डालने का हवाला देने की समस्याओं को सामने रखा गया। इन विभागों द्वारा एक दूसरे को काम का हवाला देने की समस्याओं को सामने रखा गया। इस दौरान अध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर ने बताया कि जलकल में जल लीकेज का कंप्लेन 9 फरवरी को कराया गया था, लेकिन जिसका कंप्लेन नंबर
21,199 से 21,203 है, जिसकी वजह से सड़क क्षतिग्रस्त व गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन 15 फरवरी को जलकल की जेई नीलम व्यापार मंडल को फोन करके कहती हैं कि ये जिम्मेदारी जल निगम की है, वही लोग बनाएंगे। और जब जल निगम में कंप्लेन किया गया तो जल निगम ने जल विभाग वालों की जिम्मेदारी बताकर काम करने से साफ मना कर दिया। मैं मृत्युंजय सोनकर, अध्यक्ष मीरापुर बसई उद्योग व्यापार मंडल समिति वाराणसी। आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से क्या मांग की? आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने भोजूबीर से लेकर मीरापुर बसई होते हुए नटनिया दाई तक की क्षतिग्रस्त सड़क जो कि जलकल, जल निगम व नगर निगम के वजह से टूट रही है, इस सिलसिले में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को दूसरी बार ज्ञापन देने आए और उनसे ये बताया गया कि जल निगम और जलकल की लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री का ये सड़क, बहुप्रतीक्षित सड़क क्षतिग्रस्त व गड्ढों में तब्दील होने जा रहा है। महोदय, जलकल में कंप्लेन करने पर जलकल वाले कहते हैं कि जल निगम काम करेगा, जल निगम में करने पर जल निगम वाले कहते हैं कि जलकल काम करेगा, जबकि दोनों विभागों में कोई आपसी तालमेल नहीं है। आपसी तालमेल न होने की वजह से जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम प्रशासन महोदय को पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को आंदोलित होने की जरूरत नहीं है, 3 दिन के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी मैं तुरंत आपके पत्र को आदेशित करता हूं और कार्रवाई बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगी। सेवापुरी जनसा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में काफी दिनों से फरार चल रहे अपराधी को अकेलवा चौराहे से गिरफ्तार कर विधिक कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। सेवापुरी जनसा क्षेत्र के अकेलवा चौराहे के पास से दोपहर को जनसा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काफी दिनों से फरार चल रहे गैंगस्टर एक्ट के तीनों आरोपियों को हल्का बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए सोनेलाल, राजेंद्र प्रसाद राजभर, कैलाश राजभर, ये सभी आरोपी रोहनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं, जहां पुलिस ने उपयुक्त अपराधियों को अकेलवा चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों के खिलाफ रोहनिया, लंका समेत अन्य थानों में भी मुकदमा दर्ज है। वाराणसी के लहरतारा चौका घाट पुल पर प्रयागराज की तरफ से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने दूसरी 4 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पाते मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी के लहरतारा चौका घाट पुल पर आज बुधवार की सुबह एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जब रॉन्ग साइड से फ्लाईओवर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार ने प्रयागराज की तरफ से आ रही दूसरी 4 पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। प्रयागराज की तरफ से आ रही कार में सवार मच्छोदरी निवासी शारदा यादव उम्र 50 वर्ष और उनकी बेटी श्रेया उम्र 16 वर्ष और ड्राइवर कमलेश कुमार घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों से जानकारी ले लिया है और गंभीर रूप से घायल ड्राइवर कमलेश को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस संबंध में घायल महिला शारदा यादव ने बताया कि वो प्रयागराज से अपने घर मच्छोदरी अपनी बेटी श्रेया के साथ वापस लौट रही थी। शारदा ने बताया कि लहरतारा की तरफ जैसे ही हम लोग पुल पर चढ़े, रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मेरे और मेरे ड्राइवर के मुंह में चोट लगी है और मेरी बेटी के हाथ में चोट आई है। किस एक्सीडेंट है, कहाँ से कहाँ लोग जा रहे थे, कितने घायल हुए? घायल एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसी में स्विफ्ट डिजायर गाड़ी अपने साइड से आ रही थी, उसी में एक्सीडेंट हुआ है। स्विफ्ट डिजायर करे वो ड्राइवर घायल है, उसके मुंह पर चोट लगी हुई है और बाकी उसमें जो बैठी महिलाएं उनको भी हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, जिनका इलाज लक्ष्मी अस्पताल में हो रहा है।